अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिजनेस आवर के साथ मैं हूं शहरियार। मैं हूं वाजिद अली। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्शंस में अब चंद ही घंटे रह गए हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी इलेक्शन कैंपेन्स खत्म कर चुकी हैं। बट राइट नाउ जो $1 मिलियन क्वेश्चन हर किसी की ज़बान पर है वो ये है कि जी आने वाली हुकूमत जो भी होगी तो क्या वो पाकिस्तान की मईशत जो कि हमारा सबसे बड़ा मसला है उसको डील कर पाएगी कि नहीं। अब हम लोग फिलहाल पाकिस्तान की मईशत से के बारे में डिस्कस तो करेंगे ही, हम उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मंशूर हैं उसमें जो उन्होंने इकोनॉमी के हवाले से जो प्लान्स दिए हुए हैं वो भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा मसला है हमारे इस वक्त वो ये है कि हम कर्जे बेतहाशा लिए जा रहे हैं दूसरे बैरूनी मुल्कों से भी और अपने बैंकों से भी। तो उस हवाले से एक खबर हमारे साथ है जो बात शेयर करेंगे। अच्छा शहरियार, जो आपने कर्ज़ों की बात की है तो जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान का इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा मसला है कि हमारे जो अंदरूनी और बैरूनी कर्जे हैं उसकी वजह से जो हमारा इकोनॉमी है, हमारा जो मेजर जो रेवेन्यू हम कमाते हैं वो ज़्यादातर इन्हीं कर्ज़ों की अदायगी में चला जाता है। तो रिसेंटली जो हमारे पास एक खबर ये आई कि निगरान हुकूमत जो कि प्राइम मिनिस्टर अनवारुल काकर के अंडर काम करती रही है तकरीबन 1 साल, तो उस हवाले से खबर ये आई है कि इन्होंने जो बैंकों से कर्जे लिए हैं उनकी जो अमाउंट है वो 40 खरब रुपए बन गई थी इस पूरे टेन्योर में उनकी, जो कि देखा जाए एक रिकॉर्ड बनाया है इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने। इनको आए हुए भी कुछ 6-7 महीने ही हुए हैं, ये तकरीबन 1 साल ही हुआ है इनको, तकरीबन हम कह सकते हैं, लेकिन तकरीबन 1 साल के अंदर ही इन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया है और 40 खरब रुपए की अमाउंट जो कि काफ़ी वूपिंग अमाउंट है वहाँ पे। अगर इसको हम कंपेयर करें पिछले साल से, तो जो पिछले साल में जो गवर्नमेंट रही है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तहत, जिसमें 14 या 11 पोलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने जो कर्जा लिया था बैंकों से वो 13 खरब 98 अरब रुपए था, जबकि 16 महीने में, जबकि इनके 7-8 महीने का जो टेन्योर था उनमें जो उनकी कर्जों की जो अमाउंट रही है बैंकों से सिर्फ, तो वो 40 खरब रुपए क्रॉस की गई है। उसमें आपने ये भी देखा होगा कि हमारे पास ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट था वो भी एक्सीड हुआ। 1100 बिलियन यानी 1100 अरब रुपए तक की उन्होंने अपनी जो टारगेट थी अचीव की है। लेकिन इस इतने रेवेन्यू के बावजूद, कलेक्शन के बावजूद जो गवर्नमेंट थी केयर टेकर गवर्नमेंट, वो कर्जे लेती रही है। उसकी वजह ये थी कि एक तरफ तो आपकी कलेक्शन रेवेन्यू हो रहे थे वहाँ पे, लेकिन उसके साथ साथ जो मुल्क में महंगाई थी उसकी वजह से आपके अखराजात भी बढ़े हुए थे वहाँ पे, और उस वजह से ये 40 खरब रुपए का जो एक मार्क था वो क्रॉस हुआ है। और साथ ये भी बताया हुआ कि जो कर्जे अब लिए गए हैं 40 खरब रुपए की, उनकी अदायगी के लिए जो नई गवर्नमेंट आएगी उसके लिए सबसे पहला मसला ही यही होगा, क्योंकि इसकी जो अदायगी है वो फर्स्ट क्वार्टर में हमने जुलाई तक करनी है इस साल की, 40 खरब रुपए और साथ जो 13 खरब रुपए लास्ट ईयर थी। तो ये बहुत ही बड़ा ऑब्स्टेकल होगा कर्जों के हवाले से, जो कि अंदरूनी कर्जे हैं सिर्फ हमारे। बट डज दैट मीन कि हमें आईएमएफ के पास दोबारा जाना पड़ेगा? आईएमएफ तो एक बैरूनी कर्जे हैं। आईएमएफ के साथ तो हमारी, जैसे कि आपको बताया था, 3 बिलियन की एक डील थी हमारी डॉलर की, जो कि वो भी खत्म होने वाली है। लेकिन ये मसला अंदरूनी कर्जों का जो हमने एक अपने जो बैंक में है मुल्क में उनसे, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसके अलावा वर्ल्ड बैंक है, वहाँ से जो हमने कर्जे लिए हैं। तो हमने टैक्सेस की बात की, हमने खर्चों की बात की, हमने बीच में आईएमएफ का भी जिक्र किया, जो कि हमारे साथ इस वक्त एक वो डिबेट चल रही है, क्योंकि हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट रहती है जो आईएमएफ के साथ हमने डील की हुई है उसके अंदर। तो आईएमएफ की डील जो है हमारे साथ मार्च में ख़त्म होने वाली है। उसके बाद क्या हमें मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं? तो अमरीकी जो एक जरीदा है ब्लूमबर्ग, उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर जो तबसरा जारी किया था पिछले दिनों, उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट तो नहीं कर रहा और ना ही कोई चांसेस डिफॉल्ट करने के, लेकिन आने वाली जो हुकूमत है उसको आईएमएफ के साथ दोबारा से डील करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी मार्च में खत्म हो रही है वाली करंट डील। यानी जो एक नैरेटिव अपनाया जा रहा है गुड बाय आईएमएफ वाला, वो उसमें कोई हकीकत नहीं है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अभी तक हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें आईएमएफ का साथ चाहिए होगा अगली हुकूमत को भी, और सस्टेन करने के लिए एक इकोनॉमिक राइवल के लिए। बिल्कुल ज़ाहिर है आपको मतलब पैसे चाहिए अपनी इकोनॉमी चलाने के, अपना मुल्क चलाने के लिए। आप अगर आईएमएफ कम्प्लीटली हमसे रिलाई नहीं करेंगे तो आप जनरेट जितना करें, जैसा कि आपने बताया कि जनरेट हम कर रहे हैं रेवेन्यू, बट हम साथ साथ उसको लगा भी रहे हैं, एक्सपेंस हमारे लगा रहे हैं, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं हमारे, तो हमें पैसे तो चाहिए। अब ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट जिसका मैं जिक्र कर रहा था इससे पहले, उसमें एक बड़ी कंसर्निंग बात जो है कि आने वाली हुकूमत के लिए बहुत कंसर्निंग होगी, वो ये है कि जी पाकिस्तान ने अगले माली साल में सिर्फ 1 साल के अंदर 25 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे अदा करने हैं। अच्छा, 25 अरब रुपए के। और ब्लूमबर्ग का ये कहना है कि ये अमाउंट जो है हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस वक्त हमारे पास हैं उनसे 3 गुना ज्यादा है। अच्छा, तो हमारे पास इतना डॉलर है ही नहीं कि हम इतना अदा कर सकें। सो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये भी कहा था कि हमें आईएमएफ की जरूरत पड़ेगी, हमें कंसेशन की जरूरत पड़ेगी, हमें टैक्स कंसेशन की जरूरत पड़ेगी फ्रॉम द इंटरनेशनल लेंडर्स, क्योंकि हमने जो कर्ज अदा करने हैं दैट्स वे हायर देन जो हमारे पास अमाउंट है पे करने के लिए। तो हम जहाँ पर आने वाली हुकूमत और उसके इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, तो हमने आपसे जैसे शुरू में जिक्र किया था कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के जो मंशूर हैं उनमें उन्होंने क्या प्लान्स दिए हैं इकोनॉमी के हवाले से, वो कुछ ज़रा डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप
लोगों के लिए वोटिंग के लिए आसानी हो आया जाए? कि वो जो एक दावे किए गए हैं क्या वो पूरे कर वो पूरे कर पाएंगे कि नहीं, ambitious तो और नहीं है? उनकी जो करंट इस वक्त जो एक हकाइक है उनके, जो बिल्कुल। उस करंट सूरत हाल क्या है कि स्टैट करना क्या चाहते हैं और इस वक्त है क्या और आगे क्या होगा उस हवाले से। तो सबसे पहले जिस पार्टी का हम जिक्र करने वाले हैं वो है PMLN, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, PMLN जो है 3 दफ़ा हुकूमत में रह चुकी है, तो उनका जो मंशूर है उसमें से हमने जो इकोनॉमी के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं, मेन चीज़ें हमने फिश आउट की हैं, एंड लेट्स सी कि वो क्या है और इस वक्त करंट स्टैंडिंग क्या है हमारी इकोनॉमी के उन पॉइंट्स के हवाले से, एंड देन विल सी कि क्या ये एम्बिशियस है कि नहीं है, कितने इनके गोल्स कहाँ तक जाएंगे। तो वाजिद, जॉब्स के बारे में इनका मंशूर में क्या कहा गया है? इनमें जो मेन पॉइंट ये है कि अगर हम इकोनॉमी सेंट्रिक इनका मंशूर देखें तो उनमें मेन पॉइंट यही थी कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन की, तो इन्होंने मुस्लिम लीग नून ने अपनी मंशूर में ये किए एम्बिशियस प्लान ये रिवील किया कि वो अपनी गवर्नमेंट में ईयरली बेसिस पे 5 से 10% तक महंगाई को कम करेंगे वहाँ पे, हर साल वहाँ पे करेंगे। अगर हमें करंट स्टैट की बात करूँ कि महंगाई की जो इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान में करंट है वो 28.3% है जो जनवरी और फरवरी 2024 की बात की जाए। तो इसमें अगर एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाए तो उसमें ये भी बताया गया है कि जो इस वक्त जो करंट इन्फ्लेशन रेट है जो 28.3 है वो आइंदा कुछ माह में 32 से 33% तक जा पहुंचेगा वहाँ। लेकिन 4 साल में उन्होंने कहा है ना कि वो 4 से 6% तक कमी करेंगे महंगाई की शरह में, ईयरली बेसिस पे हर साल। 4 टोटल जो 4-5 साल का जो टेन्योर होगा उसमें एवरेज उन्होंने जो लगाया वो 4 से 6% जो है वो कम करने का उनका प्लान है। और इस वक्त जो महंगाई की, जैसे कि आपको मैंने बताया है कि 28 से 33% जाने की वजह यह कि इस वक्त आपकी फूड इन्फ्लेशन वो बढ़ रही है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो एक आम सब्जी है, आम आपकी अशिया खुर्दनोश है, उसकी कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि फ्यूल प्राइसेस की वजह से। आप हत्ता कि आप प्याज तक इंपोर्ट करवा रहे हैं बाहर से क्योंकि आपकी जो मुल्क में जो फार्मर्स हैं उनको सही तरह फैसिलिटेट नहीं किया गया। और रही बात अनएम्प्लॉयमेंट रेशो की, तो साथ उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने एक प्लान ये किया कि 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियां देने का ऐलान किया अपने पूरे टेन्योर में। 1 करोड़ से ज़्यादा। अच्छा। जबकि अगर मैं बहुत ज़्यादा है और ये पता नहीं कैसे करेंगे। अगर हमें करंट स्टैट की बात करूं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो पाकिस्तान का है वो 6.5% है। अगर ग्लोबली उसको देखा जाए तो पाकिस्तान स्टैंड करता है 24th कंट्री अनएम्प्लॉयमेंट रेट के लिहाज से। और 1 करोड़ नौकरियों के चलते चलते इन्होंने ये भी कहा है कि बेरोजगारी में 5% तक कमी भी लेके आएंगे। अब वो 5% कमी तभी आएगी ना जब 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी भी हैं कि अब नहीं? 1 करोड़ नौकरियों के लिए जो अपेरेंटली तो यही होता है कि आप स्मॉल इंडस्ट्री लगाते हैं, एम्पावर करते हैं, कुछ इन्फ्लेशन रेट कम होता है, तो एक मुकम्मल मैकेनिज्म होता है वहाँ पे। आप ये नहीं कर, अब 1 करोड़ नौकरियां करने के लिए भी तो आपको स्पेस चाहिए, वैकेंसीज चाहिए आपको। पिछली हुकूमत ने भी कुछ चंद लाखों की नौकरियां देने का प्रॉमिस किया था, वो नहीं, लेकिन वो भी पूरा नहीं, करोड़ों तक पहुंच गया, करोड़ों तक पहुंचा था वहाँ पे। तो वी नीड टू सी कि ये कितना फीजिबल है कि नहीं है। और गुर्बत का भी उन्होंने कुछ हवाला दिया है कि गुर्बत कितनी कम करेंगे। गुर्बत कम करेंगे और साथ उन्होंने एक ये भी कहा कि फी का आमदनी जो एक बड़ा मसला है जिसको ग्लोबली बड़ा एक सीरियसली कंसीडर किया जाता है कि उनके जो शहरी हैं वो सालाना कितने कमाते हैं, उनको उनके जो करंट रेशो हमने ऊपर कितनी लेके जानी है। इस वक्त अगर मैं करंट बात की जाए पर कैपिटा इनकम फी का आमदनी जो हर पाकिस्तानी की है वो $1200 पे स्टैंड करती है ईयरली, जबकि मुस्लिम लीग नून ने यही कहा है कि फी का आमदनी पर कैपिटा इनकम को $2000 तक ले जाएंगे, जबकि इस वक्त जो करंट स्टैंडिंग हमारी $1200 है, यानी $800 का फर्क है। उसको ओवरकम कैसे करते हैं वो 2000 तक भी ले जाएं, अगर वो ले पाए तो वो भी हम बहुत पीछे रहेंगे। हमारे नेबर्स में अगर देख लें, बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है अराउंड $4000, यानी मोर देन हाफ, बहुत ज्यादा हमसे बहुत ज्यादा है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो पर कैपिटा इनकम है वो इससे भी ज्यादा है, बांग्लादेश से भी ज्यादा है, यानी $5 से $6000 को सच करते हैं, जबकि हम इस वक्त $1200 पे खड़े हुए हैं वहाँ पे। रीजन में ही बहुत पीछे हैं, रीजन में भी हम बहुत पीछे हैं। आई थिंक उस प्लान के लिए उन्होंने ये भी कहा है कि गुर्बत में जो बेसिकली पॉवर्टी रेट है, पॉवर्टी रेट अब PMLN का प्लान है कि वो 25% तक कमी करेंगे उसमें 1 साल के अंदर। अब 1 साल में 25% कमी करना गुर्बत में, जो कि आपका बहुत बड़ा मसला है, मतलब मुल्क का वन ऑफ द सीरियस इश्यूज है, तो वो एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान है। अब वो किस तरह, लेकिन इस हवाले से मैं आपको ऐड ये भी करूँगी, इस मरतबा सीरियस इसलिए भी लग रहे हैं कि जब मैनिफेस्टो अनवील किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने, तो उनके जो क़यादत थी वो सेनेटर इरफान सिद्दीकी कर रहे थे उनके, तो उन्होंने बाकायदा 32 कमेटियां बनाई इस मैनिफेस्टो को एक चौक आउट करने के लिए, और साथ एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक अलग काउंसिल भी बना दी है कि हम उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो इस बार तो मुझे सीरियस लग रहे हैं कि एक बाकायदा आपने डेडिकेटेड एक कमेटी बना दी है जो आपको ओवरव्यू करेगी। 32 टीमों ने मिलकर मंशूर बनाया है, तो इस हवाले से एक हम होप भी कर सकते हैं कि जो ये प्लान वादे किए गए टू सम एक्सटेंट ये पूरे भी होंगे।
और अच्छा, साथ आईटी के हिसाब हवाले से उन्होंने क्या बोला है? आईटी जैसे कि आपको बताया है कि अगर आईटी पे ही कोई भी गवर्नमेंट जो आने वाली है वो फोकस कर ले, तो मैं ये समझता हूँ कि उसके आधे से ज़्यादा मसले मसाइल जो कर्ज़ों के हवाले से हैं, फॉरेन रिजर्व के बारे में, वो रिजॉल्व हो सकते हैं वहाँ पे। काफ़ी बूमिंग इंडस्ट्री है हमारी। बूमिंग इंडस्ट्री अब करंटली अगर मैं स्टैट की बात करूँ तो पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री $2 बिलियन पे स्टैंड करती है। जबकि मुस्लिम लीग नून के मैनिफेस्टो में ये प्लेज किया गया है कि वो जो पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट है वो $5 बिलियन तक ले जाएंगे, यानी $3 अरब का इजाफा करेंगे साथ साथ। तो शहरियार मैं इसमें ऐड ये भी करूँ, अगर हम अपने नेबर्स की बात कर ही रहे हैं कंपैरिजन की, तो इंडिया में जो आईटी एक्सपोर्ट है अलोन वो सालाना $500 बिलियन की है। कहाँ हम 2 बिलियन पे खड़े हैं, कहाँ वो 500 बिलियन पे खड़े हैं। एक मज़े की अच्छी बात ये लगी कि आपको जैसे पता है कि जहाँ पे आईटी का नाम आता है तो वहाँ हमारे पास फ्रीलांस कम्युनिटी का एक फौरन ही हमारे माइंड में आ जाता है, अपकमिंग सेक्टर है। तो नून लीग ने ये भी प्लेज किया कि वो अपने दौर में 5 मिलियन फ्रीलांसर क्रिएट करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, ताकि वो ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो करंट एक स्किल्स चल रही हैं उन पे काम करें और फॉरेन रेमिटेंस में इजाफा करें। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि एक तो उन्होंने ये नहीं कह दिया कि हम 5 बिलियन तक रहेंगे, उनके जो ब्रेक डाउन उन्होंने ये किया है कि उसको किस किस तरह इंप्लीमेंट करवाएंगे और फ्रीलांसर को किस तरह वो ट्रेन करेंगे, उनको एम्पावर करेंगे। को काम क्या देंगे? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। काम यही होगा शहरियार, इस हवाले से उन्होंने ये भी बताया कि वो 5 सिटीज़ में IT, 5 शहरों में IT हब बनाएंगे वहाँ पे। उसमें ये होगा कि हर जो सिटीज़ हैं 5 सिटी, उनके जो फ्रीलांसर हैं, उनके जो नौजवान तबका है वो आएंगे, उनको जो करंट एक डेवलपिंग स्किल है उनको वो सिखाई जाएगी, ताकि वो बजाय ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो बिल्कुल डेड हो चुकी है उसकी बजाय AI, मशीन लर्निंग इन सब पे जाएंगे और जो अपना फॉरेन रिजर्व है उनको बढ़ाएंगे वहाँ पे साथ साथ। अच्छा, एग्रीकल्चर जो हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसके हवाले से PMLN ने अपने मंशूर में क्या बताया है? क्योंकि PMLN हर दफ़ा उन्होंने फोकस तो बहुत किया एग्रीकल्चर पे, लेकिन हर दफ़ा अपने गोल्स नहीं अचीव कर पाए हैं। तो इस दफ़ा उनका क्या प्लान है? अनफॉर्चुनेटली शहरियार जो लास्ट 2 साल गुजरे हैं एक पाकिस्तान की एग्रीकल्चर के हवाले से वो नहायत ही बदतरीन थे। आया वो बात की जाए एनर्जी प्राइसेस की, दूसरी बात की जाए खाद की अवेलेबिलिटी की, यूरिया की, तो जहाँ पे खाद का एक जो बोरी थी जो एक 50 kg की होती है, जहाँ वो 1800-2000 की थी, वो इस वक्त ब्लैक मार्केट में 6 से 8 हज़ार रुपये में मिल रही है। आप देखिए कितना डिफरेंस पड़ गया, और जो जिनको मिल रही है वो भी सवारिश पे मिल रही है। वहाँ पे पानी के मसले मसाइल थे, क्लाइमेट चेंज थे, पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो नहायत ही एक क्रिटिकल फेज से गुजरा वहाँ पे, और उसको रिवाइव देख अब इसका खामियाजा भुगतना ये पड़ा कि पाकिस्तान जो एक 70% एग्रीकल्चर कंट्री है उसने बाहर से गंदम इंपोर्ट करवाई, और गंदम हालांकि इतना जरखेज होने के बावजूद हमने गंदम बाहर से ली, हम प्याज बाहर से मंगवा रहे हैं। तो इस हवाले से अगर मुस्लिम लीग नून के मंशूर की बात की जाए तो वो काफ़ी सीरियस हैं जो मेजर सेक्टर उन हवाले से। उन्होंने ये भी कहा है कि वो एक पाकिस्तान एग्रीकल्चर काउंसिल का क़याम करेंगे, जिसमें वो जो पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर ग्रोथ हो रही है, जो प्रोडक्शन हो रही है, उसकी जो क्वालिटी है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड तक ले जाएंगे वहाँ पे, ताकि उसमें हाइब्रिड बीज वगैरह, ताकि जो क्वालिटी ग्लोबल स्टैंडर्ड तक ले जाएंगे, ताकि प्रोडक्शन भी बढ़े, ताकि वो हम एक्सपोर्ट वाला जो एक रेशो होता है, बैलेंसिंग एक्ट होता है, उसको भी हम पूरा कर सकें वहाँ पे। तो आई वंडर कि काउंसिल पहले क्यों नहीं बनी? इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि PM किसान जो पैकेज है इसमें फार्मर्स को लोन वगैरह दिए जाते हैं उसको एक्सपेंड किया जाएगा। और साथ शहरियार आपको पता है कि सोलर एनर्जी जो कि एक पाकिस्तान में इमर्जिंग एक टेक्नोलॉजी लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, तकरीबन हर घर में आपको सोलर प्लेट नजर आती है, बिजली की प्राइसेस एक बेनिफिशियल अल्टरनेटिव है यहाँ पे। तो उस हवाले से ये भी कहा गया है कि वो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर लैंड को सोलराइज करेंगे थ्रू एक इजी इंस्टॉलमेंट पे, इजी लोन्स पे वो सोलर प्लेट्स वगैरह देंगे, सेटअप करवाएंगे, ताकि जो एनर्जी कॉस्ट उनकी कम हो। एक तो मुल्क की जो पावर सेक्टर है उस पर भी बर्डन कम आए, एक उनके लोगों पे भी बर्डन कम आए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएंगे बड़े फार्मर्स के अलावा छोटे फार्मर्स को भी, स्मॉल स्केल के जो हैं, ताकि वो अपनी लोन्स वगैरह लेके बजाय वो एक ज़मीन को किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी के बेचें वहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह में, वो उसको यूटिलाइज कर सके वहाँ पे, ताकि मुल्क की जो इकोनॉमी है एग्रीकल्चर बैकबोन है उसमें वो एक अहम किरदार अदा करे। जहाँ डिजिटल की बात हो ही रही है तो साथ इन्होंने मुस्लिम लीग नून का एक ये भी मंशूर है कि वो डिजिटाइजेशन कर देंगे जो पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर लैंड रिकॉर्ड है वहाँ पे, ताकि बजाय एक लंबा रेड टेप का प्रोसेस हो जाता है जिसमें कुछ लोग इतने फंसे होते हैं कि लैंड की ओनरशिप मिलते कम हो जाते हैं, और अपनी जो प्रोडक्शन के बजाय वो बेचारे जो लीगल वोज है उनमें वो बेचारे फंसे होते हैं वहाँ पे, उसको डिजिटाइज किया जाएगा, एक बड़ा ज़बरदस्त था। और साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जो पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर की एजुकेशन है, ग्रेजुएशन है, उसके बारे में मामला आते हैं, उनको ग्रेजुएट जो
होंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, उनको बाकायदा एक जो करंट मॉडर्न डे एक नीड है, एक करंट प्रैक्टिसेस है, उनको उनमें इनरोल किया जाएगा वहाँ पे। यानी एग्रीकल्चर अब एक प्रॉपर सब्जेक्ट बनने वाला प्रॉपर सब्जेक्ट बनने जा रहा है। और साथ ये भी कहा गया है कि गवर्नमेंट दूसरे ममालिक से मुआहदे करेगी ताकि वो एग्रीकल्चर को टेक के थ्रू इनेबल करें वहाँ पे। जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसको यूटिलाइज करें, तो दूसरे ममालिक से मुआहदे भी होंगे। एक बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड भी प्लान है, एक बड़ा डिटेल्ड प्लान उन्होंने एग्रीकल्चर के हवाले से पेश किया है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, इन्होंने एजुकेशन में करिकुलम की बात तो की है कि करिकुलम में एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा। उसके अलावा ये लोग इंटर्नशिप्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वाजिद, हमने PMLN का तो मंशूर डिस्कस कर लिया है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उन्होंने इकोनॉमी के हवाले से दिए हैं। अब हम अगली किसी पार्टी का मंशूर डिस्कस करेंगे कल दोबारा से। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।